जय श्री राम दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी लैंग्वेज में, वो सब बातें हम जानेंगे और कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वो भी हम जानेंगे। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 होते हैं। इनका रोल क्या है, क्योंकि इनसे जुड़कर ही एक सेंटेंस बनता है। कहते हैं ना कि एक वाक्य क्या होता है, एक सेंटेंस क्या होता है, दो या दो से ज्यादा शब्दों का जो भी ग्रुप है और वो अगर मीनिंगफुल है तो हम उसको बोलते हैं कि एक सेंटेंस है। अब वो शब्दों को क्या बोलते हैं, अब दो शब्द जुड़ेंगे, क्या वो दोनों नाउन होंगे, क्या वो दोनों प्रोनाउन होंगे, क्या उनमें से एक नाउन होगा एक प्रोनाउन होगा, इस तरीके से उनको क्या बोला जाता है। अगर जो इस चीज का आपको नॉलेज हो जाए कि सेंटेंस में जो ये वर्ड्स यूज हुए हैं इस वर्ड को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं, तो आपको काफी हद तक इंग्लिश को समझने में आसानी हो जाती है। आप किसी भी लेवल की इंग्लिश को समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं और कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई भी भाषा आपके लिए बहुत आसान हो जाती है समझनी, तो आप उसको इजीली और कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर कर लेते हैं। आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने वाले हैं या फिर आप एकेडमिक में अपनी बुक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो एक लैंग्वेज को समझ लेते हैं। मान लो आप हिंदी लैंग्वेज अच्छे से जानते हो, अब हिंदी लैंग्वेज में आपको कुछ भी पढ़ने को कहा जाएगा तो आप इजीली पढ़ लोगे। लेकिन इंग्लिश अब आपको नहीं आती है, और अगर जो मैं बोलूं कि आपको ये चीजें हिंदी में ना पढ़ने की बजाय इंग्लिश में पढ़नी है तो आप उसको ज्यादा टाइम दोगे, आपको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। तो अगर जो इंग्लिश को अच्छे से सीखना है तो स्टार्टिंग से सीखना है तो सबसे पहले हमें उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। देखो, बाकी नाउन की बात करें तो नाउन अगर 6 क्लास में 7 क्लास में पढ़े तो एक छोटा सा टॉपिक होता है, उसमें समझा दिया जाता है। फिर उसके बाद बड़ी क्लासेस में अगर हमें नाउन पढ़ना होता है या टेंस पढ़ना होता है तो फिर हम थोड़ा सा और डीपली जाते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब हम किसी भी ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं तो बहुत ही डीपली जाते हैं, कई कई वीडियोस देखते हैं, तब जाके हम उससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं। मान लो एक टॉपिक में नाउन पढ़ाने वाला हूं आपको, तो उससे मैं आपको 150 से 200 एग्जाम्पल कराऊंगा और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ताकि नाउन से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके का कॉमन एरर टाइप क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप क्वेश्चन कुछ भी आ जाए किसी भी तरीके का, तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, फेल नहीं होंगे, उसको आप हमेशा करेक्ट ही उसका आंसर देने वाले हैं। तो देखो, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रेपोजिशन कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ टेंस होते हैं सर, आर्टिकल होते हैं, तो वही बताऊंगा कि वो क्या होते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों नहीं आते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच पे हम ध्यान देने वाले हैं। अब सपोज दैट मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और सेंटेंस में लिखता हूं राम इज गोइंग टू मुंबई। सपोज दैट मैंने ये लिख दिया राम इज गोइंग टू मुंबई। अब आपको पता है ये शब्दों से मिलकर बना, जुड़कर बना एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या है, हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, एक प्रेपोजिशन है और ये फिर ऑब्जेक्ट है। तो अब इनमें से ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इनमें से कौन सा वर्ड क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। देखो, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो ना, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके आपके क्लोज टेस्ट भी आते हैं। तो अगर जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज है तो उस फिलर में, क्लोज टेस्ट में जो ब्लैंक होता है या जो आपका फिलर वाला सेंटेंस होता है उसमें जो ब्लैंक होता है, उसमें आपको किस वर्ड की, किस पार्ट ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट है, वो पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता लग जाए कि हाँ मुझे इस ब्लैंक में नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए, क्या चाहिए। तो आपके ऑप्शन, दिए गए ऑप्शंस में से आपको हेल्प मिलती है वो चूज करने में कि हाँ ये 4 ऑप्शन में ना 2 नाउन दिए और 2 एडवर्ब हैं, तो मुझे तो यहां ब्लैंक में नाउन चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों एडवर्ब को तो एलिमिनेट कर देते हो और नाउन में से फिर आपको चारों वर्ड्स के बारे में नहीं सोचना पड़ता। तो यहां भी आपको हेल्प मिलती है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होने से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। देखो, अब इसमें क्या है, राम क्या है सबको पता है, नेम ऑफ ए पर्सन है तो नाउन है। इज क्या है सबको पता है, हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। तो ये दोनों तो क्या हो गई, वर्ब हो गई। टू क्या है, प्रीपोजिशन है।
और मुंबई क्या है, फिर से नेम ऑफ ए प्लेस है तो नाउन है। तो अब देखो इसमें क्या आया, इस सेंटेंस में क्या क्या हुआ, राम नाउन आया, फिर इज और गोइंग दोनों वर्ब आए, फिर टू प्रेपोजिशन आया, फिर से नाउन आया। तो इसमें मतलब हमने 3 पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना एक सेंटेंस है जिसमें नाउन, वर्ब और प्रेपोजिशन है। और अगर जो मैं बात करूं आगे कोई सेंटेंस लिखता हूं, सपोज दैट शी, अब ये सेंटेंस लिख दिया मैंने। अब इस सेंटेंस में आपको अगर जो मालूम है कि ये जो सेंटेंस में मैंने कितने वर्ड लिखे हैं, मैंने लगभग 8 वर्ड लिखे हैं। अब इन 8 वर्ड्स में से क्या सभी के सभी पार्ट ऑफ स्पीच इनमें आ गए, देखते हैं जरा। अब शी की बात करें तो शी क्या है, एक प्रोनाउन है। गिफ्टेड क्या है, एक वर्ब है। मी क्या है, एक प्रोनाउन है। ए क्या है, आर्टिकल है, जो इन पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आर्टिकल एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। वेरी क्या है, ये एडजेक्टिव है, सॉरी ये एडवर्ब है। इसमें वेरी जो है एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। एक्सपेंसिव क्या है, एडजेक्टिव है। पेन क्या है, नाउन है। और यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। तो इसमें कितने पार्ट ऑफ स्पीच आए, इसमें प्रोनाउन भी आया, नाउन भी आया, वर्ब भी आया, एडवर्ब भी आया, एडजेक्टिव भी आया, ठीक है। लेकिन इसमें ना तो प्रेपोजिशन है और ना ही कंजक्शन है और ना ही इंटरजेक्शन है, मतलब ये 3 पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। लेकिन इनके बिना भी सेंटेंस बनाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। और ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता, सेंटेंस को बना ही नहीं सकते। ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस माना जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 8 में से, जिसके बिना सेंटेंस नहीं बनता, जो खुद अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो बात को भी जानेंगे। अगर मैं बोलूं कि अब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बिना सेंटेंस ही नहीं बनेगा। क्या प्रोनाउन के बिना सेंटेंस बन सकता है, देखो यहां तो प्रोनाउन है ही नहीं। क्या नाउन के बिना सेंटेंस बन सकता है, अगर मैं राम की जगह ही लगा दूं और मुंबई की जगह मैं लगा दूं होम, लगा दूं, टू को हटा दूं, ही इज गोइंग होम, तो आपके नाउन के बिना भी सेंटेंस बन गया। तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जिसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, वो है हमारा वर्ब। वर्ब मतलब जो एक्शन को डिनोट करता है। भाई एक्शन ही अगर सेंटेंस में नहीं होगा तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्ब ही एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर जो मैं सिर्फ इतना लिख दूं, गो, गो का मतलब क्या है, जाओ, कम, आओ, सिट, बैठो, तो अपने आप में एक सेंटेंस है ना कि मैंने कंप्लीट कर दिया, सिट, गो, जाओ। तो वर्ब अपने आप में एक सेंटेंस भी है और वर्ब के बिना कभी कोई सेंटेंस नहीं बनता है। इफ आई से राम इज गोइंग, राम जा रहा है, राम विल गो, राम जाएगा, राम हैज गोन, राम जा चुका है। तो अब देखो मैंने 3 बातें बताई, तीनों अलग अलग ही टेंसेस में थी, और लेकिन उन टेंसेस को चेंज करने के लिए मुझे क्या चेंज करना पड़ा, वर्ब को चेंज करना पड़ा था। मतलब वर्ब हमें टेंस के बारे में बताता है, वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब का फॉर्म हो या कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, हमें टेंस के बारे में कौन बताता है, वर्ब बताता है। वर्ब के बिना कभी सेंटेंस बनता नहीं, वर्ब अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो वर्ब को भी पढ़ने वाले हैं, और वर्ब तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आपके कम से कम 7 से 8 लेसन अच्छे से वर्ब में कराने वाला हूं मैं आपको, क्योंकि वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इंफिनिटिव, जीरेंट टू इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फिर भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आपके पॉजिटिव वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं, बहुत सारी वर्ब्स होती है, रेगुलर वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इम्पर्सनल, डाई ट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, ये सब बहुत सारी वर्ब्स हैं। तो वो सारी वर्ब हम पढ़ने वाले हैं। फिर आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाते हैं। तो ये देखो कितने सारे वर्ब हैं। तो वर्ब में जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें जानना है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। एक बार हमें पता लग जाए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, मैं इन चीजों को डिफाइन कर दूं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे ग्रामर को पढ़ना। और विद इन अ फ्यू डेज मैं आपको ग्रामर उस एग्जाम के लिए कराने वाला हूं जो एग्जाम आपके आने वाले हैं। बैंक पीओ का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है। और अगर वो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगी, वो ज्यादा
डीपली ना पढ़ के ऊपर ऊपर की बातों को समझ लेंगे तो उनकी जो 6, 7, 8, 9, 10 तक की क्लास है तो वो ग्रामर काफी हद तक समझ जाएंगे, और ग्रामर में उनकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो उनके मिस्टेक नहीं होंगे, इजी रहेंगे उनके लिए। तो अब देखो, तो समझ में आ गया। अब प्रेपोजिशन की बात करें, अब कंजक्शन की बात करें, जैसे एंड है, राम एंड हरि, दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं, सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, इंटरजेक्शन जैसे हुर्रे। तो ये सारी बातें बताने वाला हूं। कुल मिला के अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिल करके, मतलब शब्दों से मिल करके, जब शब्द मिल करके एक मीनिंगफुल बात बन जाती है, शब्दों का जो ग्रुप होता है जो मीनिंगफुल होता है उसको हम एक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और वो शब्द क्या होते हैं, वो ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, ये सब होते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं नाउन क्या होता है। अब नाउन कहते हैं नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। सपोज दैट आपने क्या पढ़ा नाउन के बारे में, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति के और वस्तु के और जो स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। क्या सिर्फ तीनों ही चीजें आएंगी इसमें? अब मैं क्या कहता हूं, इन तीनों के साथ हम कुछ चीजें और जोड़ते हैं, नेम ऑफ ए क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। जो क्वालिटी है, कंडीशन है, एक्शन है, इनको भी हम नाउन बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं, और कुल मिला के हमारा जो एक डेफिनेशन निकल के आता है, तो हम नाउन की डेफिनेशन हम बोलते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी पर्सन के, जैसे राज है, और किसी भी प्लेस के जैसे दिल्ली है, किसी भी थिंग के जैसे कोई डायमंड है, किसी भी क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है, नेम ऑफ ए क्वालिटी। एक वर्ड होता है जो किसी नाउन की क्वालिटी बताता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन जो क्वालिटी है कुछ, जैसे मैं बोलता हूं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या एक पर्सन की क्वालिटी है। अगर मैं ऑनेस्टी बोलता हूं तो क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, ईमानदारी। कंडीशन, अगर मैं बोलता हूं कंडीशन, सिकनेस, बीमारी, ये क्या है, कंडीशन है, किसी भी बॉडी की कंडीशन है। एक्शन, अगर मैं बोलता हूं एक्शन, अब देखो क्या है, रनिंग। अब आप कहोगे सर रनिंग तो वर्ब है, अब क्या कहोगे, रनिंग तो वर्ब है। अगर जो मैं ऐसा लिखूं, शी इज रनिंग, वो भाग रही है, तो यहां पर रनिंग क्या है, बोल रही है वो, शी इज रनिंग, भाग रही है, मतलब एक वर्ब है काम के बारे में। अगर जो मैं ऐसा लिखूं, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहां पर वर्ब क्या है, ये है, और ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। जब एक नाउन को हम किसी सब्जेक्ट की तरह यूज कर देते हैं, सॉरी, जब एक वर्ब को हम किसी सब्जेक्ट की तरह यूज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, नाउन हो जाता है, नाउन कहलाता है। क्लियर है? तो हमारा जो एक्शन, नेम ऑफ एक्शन है, वो भी नाउन होता है। तो समझ में आ गया नाउन क्या होता है। अब नाउन कितने तरह का होता है, 5 तरह का होता है, सबको पता है। अब नाउन लेसन करेंगे तो हम पढ़ेंगे नाउन के क्या क्या रोल होते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर में, और किस तरह का प्रॉब्लम नाउन से आने वाला है। वो सारी चीजें हम आने वाले टॉपिक में नाउन में डिस्कस करने वाले। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज हो जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन क्या होता है। बस नाउन क्या होता है इतना ही काफी है। अब बात करोगे जो प्रोनाउन की, प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह यूज हो जाए, वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह ले लेता है। इफ आई से
राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब राम क्या है? नाउन है। अगर जो मैं ऐसा बोलूं, he always helps me in need, वह जरूरत में हमेशा मेरी मदद करता है। तो राम की जगह मैंने क्या यूज कर दिया? ही यूज कर दिया। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, किसी भी नाउन की जगह हम जो वर्ड यूज कर देते हैं तो वो प्रोनाउन हो जाता है। और प्रोनाउन हमारा 11 टाइप का होता है। वो सारी चीजें प्रोनाउन में हम पढ़ने वाले आगे चल के। और वर्ब को तो आपको पता ही है, किसी भी सेंटेंस में एक्शन को बताने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। जैसे इसमें वर्ब क्या है? हेल्प, मदद करना। ठीक है, और एडजेक्टिव की बात करें तो भाई एडजेक्टिव की बात भी कर लेते हैं, इसी सेंटेंस में कर लेते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने वाला अब वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड। और एडजेक्टिव क्या है? दैट क्वालिफाइज अ नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे अगर मैं इसमें राम की बात करूं, एक नाउन है, और एक फ्रेंड की बात करूं तो ये भी एक नाउन है। अब इसके पहले तो कोई वर्ड नहीं आया ना जो क्वालिफाई कर रहा है राम को, लेकिन यहां पर क्या? फ्रेंड मतलब दोस्त। अब इस वर्ड को क्या क्वालिफाई कर रहा है? बेस्ट वर्ड। अब बेस्ट वर्ड क्या है हमारा? एडजेक्टिव। राम मेरा दोस्त है। कैसा दोस्त है? दोस्त क्या हो गया? नाउन हो गया। और कैसा दोस्त है? अच्छा दोस्त है। दोस्त की खासियत क्या है? फ्रेंड की खासियत क्या है? तो ये वाला जो वर्ड है ये क्या हो गया हमारा? हमारा ये एडजेक्टिव हो गया, जो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब नाउन के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है। तेज है, धीमा है, अच्छा है, बुरा है, गर्म है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। और एडजेक्टिव भी हमारे 10 टाइप्स के होते हैं। और इनसे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है आने वाले लेसन्स में, आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आपको समझ में आ गया नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो बड़ा इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब बात करते हैं एडवर्ब की, कि एडवर्ब क्या होता है। अब कई बच्चों ने पढ़ा है इतना कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वर्ब, एडवर्ब जो है सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता। अब मैं बताता हूं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब, इट इज द पार्ट ऑफ स्पीच that qualifies all parts of speech। ये ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सभी के सभी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। अब आप कहोगे सर कैसे? मतलब ऑल पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब एडवर्ब जो है वर्ब को भी, नाउन को भी, प्रोनाउन को भी, एडजेक्टिव को भी, प्रेपोजिशन को भी, कंजक्शन को भी, सबको क्वालिफाई कर देता है। एडवर्ब जो है बेसिकली 3 तरह का होता है। सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। अब ये अलग अलग सिंपल एडवर्ब के भी 7-8 टाइप होते हैं, फिर इंटेरोगेटिव एडवर्ब के भी होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब के भी होते हैं। तो वो सारी चीजें एडवर्ब के बेसिक लेसन में, मेन लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। अब एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच कैसे, सबको कैसे क्वालिफाई कर देगा? अगर जो मैं ये बात बोलूं, शी ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली, वो हमेशा प्यार से बोलती है। वो बोलती है कैसे? प्यार से। तो बोलने का जो काम है वो कैसे हो रहा है? प्यार से हो रहा है। कैसे हो रहा है? प्यार से हो रहा है। तो ये वाला जो वर्ड है ये किससे रिलेट कर रहा है? ये इससे रिलेट कर रहा है, इस वर्ब से रिलेट कर रहा है। इस वर्ब के बारे में बता रहा है कि ये वर्ब कैसे हो रहा है। तो ये वाला जो वर्ड है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया।
अब बोलोगे सर ये तो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को या प्रोनाउन को तो क्वालिफाई नहीं किया। नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी, एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। किस तरीके से? अगर जो मैं यही बात ऐसा लिख दूं, शी स्पीक्स वेरी पोलाइटली, वह बहुत पोलाइटली बोलती है, बहुत प्यार से बोलती है, तो ये वाला जो वर्ड है क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? एडवर्ब है। तो इस एडवर्ब ने किसको क्वालिफाई किया? वर्ब को। लेकिन ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? शी स्पीक्स वेरी। सिर्फ अगर इतना ही सेंटेंस लिखूं तो कोई सेंस बनेगी? शी स्पीक्स वेरी नहीं बनेगी। इसका मतलब वेरी इसको तो, वर्ब को तो क्वालिफाई नहीं कर रहा। वेरी पोलाइटली, कितना पोलाइटली? बहुत पोलाइटली। मतलब ये वाला जो वर्ड है ये इसको क्वालिफाई कर रहा है कि पोलाइटली कितना? बहुत पोलाइटली। तो ये वाला जो वर्ड है ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जब वेरी किसी भी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो भी एडवर्ब ही कहलाता है। तो कहने का मतलब है एडवर्ब सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है? तो एडवर्ब के बारे में कंप्लीट लेसन पढ़ेंगे। अब नाउन को कैसे क्वालिफाई करेगा? अगर बोलता हूं ओनली राज कैन डू दिस, सिर्फ राज ही ये कर सकता है, तो ओनली जो वर्ड है हमारा क्या है? एडवर्ब है। और किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अगर बोलो ओनली ही कैन डू दिस, राज की जगह में ही लिख देता तो ये प्रोनाउन हो जाता, तो ओनली किसको क्वालिफाई करता? प्रोनाउन को। तो ओनली ने नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, एडवर्ब सबको क्वालिफाई कर दिया। तो इस तरीके से अब अगर मान लो एडजेक्टिव की बात करें कि एडवर्ब एडजेक्टिव को, प्रेपोजिशन को, कंजक्शन को, इनको किस तरीके से क्या करता है? क्वालिफाई करता है, वो हम लोग एडवर्ब के लेसन में पढ़ने वाले हैं। बस अभी इतना जान लो कि इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं किसी नाउन को, प्रोनाउन को, मतलब एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो सभी पार्ट ऑफ स्पीच को, मतलब इवन खुद को भी क्वालिफाई कर सकता है। एडवर्ब को ही अगर जो क्वालिफाई करना है तो हमें एडजेक्टिव की, नाउन की जरूरत है, हमें एडवर्ब की जरूरत है। ठीक है? हाँ जी। अब अगले पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन मतलब पहले की पोजीशन। सपोज दैट मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, शी jumped into the river। सपोज दैट मैंने ये सेंटेंस लिखा, शी जम्प्ड इनटू द रिवर। अभी जो इनटू वर्ड है ना, इनटू मैंने बताया था, इन, ऑन, एट, ये सब क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब जिसकी पोजीशन पहले है। किससे पहले है? इस नाउन से, इस नाउन फ्रेज से, इस रिवर से। तो मतलब प्रेपोजिशन जिस वर्ड के पहले आता है उस वर्ड को बाकी के पूरे सेंटेंस से या फिर किसी इकलौते वर्ड से क्या करता? रिलेट करता, रिलेशन बताता है कि उन दोनों में रिलेशन क्या है। अब क्या है? अब इस इनटू ने रिलेशन क्या बताया? किसका बताया? रिवर का। कोई रिवर के पहले आया, रिवर के प्री में है। और किससे रिलेशन बताया? इस बाकी के सेंटेंस से। तो प्रीपोजिशन का मतलब है जिस वर्ड से पहले प्रीपोजिशन रखा जाता है उस वर्ड को रिलेट करता है किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच से या पूरे के पूरे बाकी स्पीच से। ठीक है? तो उसको बोल देते हैं प्रीपोजिशन। इसीलिए प्रीपोजिशन बोला जाता है कि प्री में जिसकी है पोजीशन और फिर रिलेट कर देता है उसको बाकी चीजों से। तो प्रीपोजिशन हो गया। अब कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन की बात करें तो देखो कंजक्शन क्या है? कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है? मैं एक नाउन को एक वर्ब से जोड़ना चाहूं तो कंजक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन नाउन से नाउन को जोड़ना चाहूं तो कंजक्शन की जरूरत है। वर्ब से वर्ब को जोड़ना चाहूं तो कंजक्शन की जरूरत है। वर्ब से एडवर्ब को जोड़ना चाहूं तो कंजक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो कंजक्शन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच और टू स्पीचेस, टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, या सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने वाला वर्ड क्या होता है? हमारा कंजक्शन होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब कंजक्शन जैसे कि अब ये जो बात मैंने लिखी है इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं एग्जांपल बता देता हूं। अगर जो मैं ऐसे लिखता हूं, राम एंड वेंट टू
कॉलेज yesterday। अब मैंने बोला राम एंड वेंट टू कॉलेज yesterday, क्या इस नाउन को वर्ब से जोड़ने के लिए मुझे किसी कंजक्शन की जरूरत है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। कंजक्शन मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इनको जोड़ने के लिए कंजक्शन की जरूरत नहीं है। अगर जो मैं यहां पर लिखूं राम श्याम वेंट टू कॉलेज yesterday, अब राम श्याम नहीं, राम और श्याम को जोड़ने के लिए मुझे एक वर्ड की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है कि हाँ कुछ कमी है सेंटेंस में। तो वो कमी क्या है? कंजक्शन की है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? राम एंड श्याम। तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने का जो काम करता है वो कंजक्शन होता है। अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन की जरूरत नहीं है। यहां पर राम वेंट टू कॉलेज yesterday, अब इस एडवर्ब से इस सेंटेंस को जोड़ना है तो किसी कंजक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कंजक्शन क्या होता है? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने वाला वर्ड जो है वो कंजक्शन होता है, या दो पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ने वाला वर्ड जो है वो कंजक्शन होता है। मतलब किसी भी वर्ड को हम कंजक्शन नहीं कह सकते। अब इंटरजेक्शन की बात करते हैं, तो इंटरजेक्शन में क्या होता है? ऐसा शब्द जो एक तरह की अपने आप में एक फीलिंग को लिए हुए है। जैसे अगर मैं बोलता हूं हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे का मतलब क्या है? खुशी की फीलिंग है। अगर मैं कहता हूं एलास, एलास, तो ये क्या है? सैडनेस की फीलिंग है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ऐसे दुत्कारने की फीलिंग है। अब बोलूं मतलब डिसगस्ट की फीलिंग आ रही है, तो ऐसा बोलते हैं जब। तो ये वर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो डायरेक्ट नहीं आता है इंटरजेक्शन से, लेकिन जब हम नरेशन करते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे अब ये क्या है? इंटरजेक्शन, हुर्रे हो गया, एलास हो गया, हो गया, फाई फाई हो गया। तो इस तरीके के वर्ड, बहुत सारे वर्ड हैं जो आपके नरेशन नाम का जो टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के काम आते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, किस किस तरह की फीलिंग्स लिए हुए होते हैं, क्या क्या किन किन बातों के बारे में बताते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगली जो वीडियोस आने वाली है चैनल पे, उनमें हम क्या करेंगे? डीपली पढ़ेंगे, नाउन से रिलेटेड घंटों पढ़ाई करेंगे। उन घंटों पढ़ाई करने के बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में वो सेकंड्स में निकलेंगे। अगर वो यहां पर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो वहां टाइम ज्यादा लगने वाला है, या फिर आप कर ही नहीं पाओगे, करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लोगे। तो अगर आप ज्यादा टाइम एग्जाम से पहले पढ़ोगे तो एग्जाम में कम टाइम लगने वाला है। एग्जाम से पहले नहीं पढ़ोगे तो फिर एग्जाम या तो क्रैक नहीं होगा, टाइम लगेगा, तो हो ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर जो आप आज 6 से 7 घंटे मेहनत नहीं कर सकते हैं तो कल आने वाले कल में, फ्यूचर में 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहिए। अगर आप कामयाब नहीं हुए तो आपकी जिंदगी हेल होने वाली है भैया। सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई साथ नहीं देता है, अपनी जिंदगी अपने दम पे ही गुजारनी होती है। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, राधे राधे।